मैं बहुत ज़्यादा रोती थी लिटरली, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ गिल्ट में लेती थी कि शायद मेरी डाइट में कोई कमी रही होगी, या मैंने एक्सरसाइज नहीं की इस वजह से हुआ, या मैंने डाइपर क्यों पहना दिया। जो भी मैं आगे बातें लाने वाली हूँ, तो मतलब हर चीज़ की कोई भी हृदयांशी को दिक्कत होती थी ना, तो मैं उसकी गलती अपने पे ले जाती थी कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर सैटरडे यहाँ पे एक मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स जो मैं धीरे धीरे टाइम के साथ सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो है हमारे न्यू बॉर्न बेबी को इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हुए कुछ दिक्कतें होती हैं जो कि बहुत नॉर्मल है। बट बीइंग अ न्यू मॉम, या कह लीजिए बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम, हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट, कन्फ्यूजन, टेंशन और रिग्रेट होता है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं, या हमारी किसी भी तरीके की लापरवाही की वजह से हमारे छोटे से बच्चे को दिक्कत हो रही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ 10 से 11 बातें आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मॉम हैं तो प्लीज़ इनके अलावा भी कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी बातें हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ और हमारी पूरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी मॉम को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो न्यू मॉम हैं या जिनकी अभी डिलीवरी होनी बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी लिटरली, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ गिल्ट में लेती थी कि शायद मेरी डाइट में कोई कमी रही होगी, या मैंने एक्सरसाइज नहीं की इस वजह से हुआ, या मैंने डाइपर क्यों पहना दिया। जो भी मैं आगे बातें लाने वाली हूँ, तो मतलब हर चीज़ की कोई भी हृदयांशी को दिक्कत होती थी ना, तो मैं उसकी गलती अपने पे ले जाती थी कि मैं गलत हूँ, या मैं कुछ गलती कर रही हूँ, या मैं ढंग से दूध नहीं पिला पा रही, इसलिए हृदयांशी को इतनी दिक्कत हो रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अब वो मुझे सारे इंसिडेंट याद कर करके ना अपने पे हंसी और गुस्सा दोनों आता है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी न्यू मॉम है तो अपने ऊपर इस चीज़ का लोड ना लें कि आपने कुछ गलत किया है इसलिए आपके बेबी को दिक्कत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट है क्रेडल कैप। आपने नोटिस किया होगा आपके न्यूबॉर्न बेबी के सिर के ऊपर एक थोड़ी सी सॉफ्ट सी डस्ट टाइप की होती है, या जिसे हम डैंड्रफ बोल ले, वो होता है। जब हृदयांशी हुई उसके थोड़ा बहुत था सर पे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के अजीब सा लगता था कि इसको अभी से डैंड्रफ हो गया। और मुझे मेरे किसी एक रिलेटिव ने ये चीज़ बोल दी थी कि तूने अपनी प्रेगनेंसी में पानी कम पिया और इसीलिए तेरे बेबी को डैंड्रफ हो गया। एंड मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था। लिटरली मैं रोती थी ये सोच के कि मेरी एक गलती की वजह से हृदयांशी के साथ, मतलब इतनी छोटी एज में उसे डैंड्रफ हो गया, अब उसे दवाइयों पर डालना पड़ेगा एंड ऑल। मुझे मेरी फैमिलीज़ ने समझाया, दोनों फैमिलीज़ ने, और वैसे भी मैंने नेट पे रिसर्च किया कि ये टाइम के साथ साथ अपने आप झड़ जाता है। बस आप कुछ मत करिए, जो बेबी ऑयल होता है उसे सर पे लगाइए, और जो बेबी कोम होती है, बेबी ब्रश होता है, उसे यूज़ करके आप थोड़ा सा हटा सकते हैं। वो भी अपने डॉक्टर्स को दिखा के ही हटाइएगा। मुझे डॉक्टर्स ने बताया ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कि क्रेडल कैप को कैसे रिमूव करें और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने बेबी के लिए कि क्रेडल कैप जल्दी से जल्दी हट जाए। मेरा दूसरा पॉइंट है सॉफ्ट स्पॉट इन बेबीज़। आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे के सामने के हिस्से में या पीछे के हिस्से में एक स्किन होती है जो अंदर तक दब जाती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जैसे ही मैंने हृदयांशी को फ़र्स्ट टाइम लिया था और मैंने उसके सिर पे हाथ फेरने की कोशिश की थी, तो मुझे पहली बार पहले मोमेंट में ही वो चीज़ फ़ील हुई थी, और मुझे लग रहा था कि शायद, मतलब ये कमज़ोर है, या ये इतनी हेल्दी नहीं है, ये इतनी डेलिकेट है, मैं इसे कैसे सँभालूँगी। और मैंने वो चीज़ उस टाइम पे किसी को बताई नहीं, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट फिर घर आने के बाद और अपने बड़ों से बात करने के बाद मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि हाँ, ये चीज़ नॉर्मल है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इवन जब मैं अपने घर पे थी तो जो हमारे पास मालिश वाली आंटी आती थी, वो कभी भी हृदयांशी की ये सामने के हिस्से में मालिश नहीं करती थी। वो ये बोलती थी कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तो इसके सामने के हिस्से में कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिए, बच्चे को नुकसान देती है। तीसरी सबसे बड़ी चिंता मेरी ये थी कि हृदयांशी दूध मुंह से और नाक से बाहर निकालती थी, यानी बेबी स्पिट अप्स।
मुझे ये लगता था कि शायद मैं उसे ढंग से फ़ीड नहीं करा पा रही, या मेरे ब्रेस्ट फीड में मेरी डाइट की वजह से कोई दिक्कत आई, या मैं पानी नहीं पी रही, या कुछ भी। मतलब मुझे ये लगता था कि मेरी गलती है जिसकी वजह से बेबी को दिक्कत हो रही है, वो उल्टी कर रही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती थी, कभी अपने घुटने के ऊपर 2-3 तकिए रख के, कभी उसे अपने दोनों हाथों में लेके, और मैं उसे हर तरीके से, हर पोजीशन जो मुझे उस टाइम पे समझ आती थी, मैं कोशिश करती थी फ़ीड कराने की। और फिर भी वो 2-3 मिनट बाद एक बारी नाक से मुँह से दूध निकालती थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर जब मैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई तो उन्होंने कहा ये बहुत नॉर्मल है, ये एक रिफ्लेक्स है जो कि बेबी को हेल्प करता है, जो कि बेबी की बॉडी इस टाइम पे भई आपके अंदर थी, अब वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा है, उसके ऑर्गन्स अभी बने हैं और धीरे-धीरे काम करना शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगला पॉइंट है मेरा रेडनेस। ऑल्दो हृदयांश के साथ ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ, बट यूजुअली बेबीज़ के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है या उनके मुँह पे बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। हृदयांश के साथ सिर्फ़ ये चीज़ 1 दिन के लिए हुई है, और उस 1 दिन में मुझे हो गया था इसकी दवाइयाँ लाओ, इसके स्किन ट्रीटमेंट करवाएँगे, इसका ऐसे करेंगे, ये तो इसके बर्थ मार्क हैं, कितनी दिक्कत हो रही होगी, गर्मी लग रही होगी। हम उसे स्वेटर वगैरह पहना के रखते थे क्योंकि जैन का मंथ था, और मतलब अगर उसे पसीने भी आते थे तो हम बहुत ही मसलिन क्लॉथ को भी ऐसे टच करते थे कि उसको दिक्कत ना हो, या रैशेज़ की वजह से। और फिर मैं नेक्स्ट डे अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई। मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, या उन्हें मैंने बहुत तंग करा है फ़ोन कर कर के, टेक्स्ट कर कर के, सर ये देखो ये फ़ोटो, और हृदयांशु को इतनी दिक्कत हो रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है। अ, मुझे ये चीज़ लगती है कि जो मेरे पीडियाट्रिशियन थे, टच वुड, उन्होंने कभी मेरे को इस चीज़ के लिए नहीं करा कि आप मुझे फ़ोन मत करो, या मैं रात को 10 बजे भी कॉल कर देती थी उन्हें कि सर आज इसे ये दिक्कत हो रही है एंड ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि एज़ अ न्यू मॉम हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपने बच्चे की, कि उसे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बट वो एक अलग एनवायरनमेंट में आया, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। मेरा अगला पॉइंट है वाइट फ्लेकी स्किन। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि बेबी की एक बार स्किन की पूरी लेयर उतरती है और न्यू स्किन आती है। सर्दियों के टाइम की वजह से, न्यूबॉर्न होने की वजह से उसके नेल्स बहुत बड़े थे, तो हम उसे मिटन्स पहना के रखते थे और सॉक्स, और अच्छे से बिल्कुल कवर करके रखते थे। 2-3 दिनों से हृदयांशी को सिर्फ स्पॉन्ज पे रखा जा रहा था, क्योंकि मैं आपको इन वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे फादर इन लॉ की भी एकदम से सर्जरी का टाइम आ गया था, तो बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था, और मेरी पूरी फैमिली सब मतलब डिस्टर्ब हो गए थे इमोशनली भी, और उनको देखना था, घर में 2 ऑपरेशन है। एक बार मैं हृदयांशी को फ़ीड करा रही थी और मैंने जस्ट उसका मिटन उतारा, और मिटन में मैं क्या देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन लिटरली मिटन से नीचे गिर रही है, और मैं उस टाइम पे देख के ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी कि ये मेरी न्यूबॉर्न के साथ क्या हुआ। मैं शायद उस टाइम पे 40 डेज़ नहीं हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई थी कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही, क्योंकि सी सेक्शन के बाद टाइम लगता है रिकवरी में। मैंने फिर नेट पे रिसर्च किया, अपने पीडियाट्रिशियन से बात की। टच वुड मेरे पीडियाट्रिशियन बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा 10 बजे भी रात को फ़ोन उठाया है, 12 बजे भी मुझे मैसेज का रिप्लाई करा है, और सुबह 4 बजे मैंने उन्हें कॉल करा है, तो उन्होंने तब भी मुझसे बात करी है। मैंने उनसे बात करी और उन्हें बताया सर ऐसे-ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत नॉर्मल है, आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैंने उनसे छूटते बोला था, सर मुझे लोशन बता दो, मैं हिमालय का लोशन यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और इससे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। न्यूबॉर्न बेबीज़ को छींकें बहुत आती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बेबी की नोज़ अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो छींकेगा तो उसे डिस्कम्फ़र्ट होगा। डिस्कम्फ़र्ट होता है, बट ये एक शुरुआत का फ़ेज़ है जो हर बच्चे को करना पड़ता है। तो स्नीज़िंग इज़ नॉर्मल, चाहे 2-3 छींकें एक बारी आ रही है, अनलेस आपके बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं है, उसे कोल्ड नहीं है या निमोनिया वगैरह कुछ नहीं है, तो स्नीज़िंग नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता था, वो लगता था हृदयांशी की हिचकी से। जैसे ही वो दूध पीती थी, 5 या 10 मिनट के अंदर उसे हिचकी आनी शुरू हो जाती थी, तो मुझे फ़ील होता था हिचकी आते-आते अगर उसे छींक या एकदम से दूध अटक गया या कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा? तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरी मदर इन लॉ, मदर और फादर मेरे ये बोलते थे टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के साथ होता है, बच्चों का भगवान होता है, भगवान केयर करते हैं। मैं फिर से मतलब किसी से भी डिस्कस करती थी, तो वो यही बोलते थे कि ये बहुत नॉर्मल है।
सो मैं अब टेंशन नहीं लेती अब, बल्कि मेरे को अपनी वो सारी बातें सोच के हँसी आती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बच्चा कभी-कभी डर जाता है, या बड़े लोग बोलते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में है, वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, तो वो कुछ ऐसा देख रहा है जिसकी वज़ह से। बट मैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बात करूँ या अपने पीडियाट्रिशियन के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो आपका बेबी यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा अलग एनवायरनमेंट में होता है, और जैसे ही वो एक न्यू बॉर्न अभी इस नए वर्ल्ड को, इस नए एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं और उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो उस टाइम पे जब वो एकदम से डर जाती थी तो मुझे सब बोलते थे कि इसे मदर वार्म्थ चाहिए, तू अपने पास सुलाया कर। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मैंने करवट बदल ली नींद में और उसके हाथ पैर में चोट ना लग जाए, क्योंकि एज अ न्यू मॉम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो। मैं आज की डेट में भी, हृदयांशी मेरे साथ ही सोती है, उसका बेबी बेड भी लाया हुआ है हमने, पर वो बेबी बेड पे कंफर्टेबल नहीं होती। वो सोती ही मेरे साथ है, मेरे कम्बल में ही सोती है। अब तो मैं बहुत यूज़्ड टू हो गई हूँ, बट तब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। बट मुझे फिर धीरे-धीरे ये चीज़ समझ आई कि नॉर्मल है। हृदयांशी अभी भी कभी-कभी ऐसा करती है कि वो एकदम से काँप जाती है, बट अब वो नॉइज़ को रिएक्ट करती है। जैसे किसी ने बहुत तेज़ से छींक दिया, या टीवी में, या नीचे हमारे घर के बाहर कोई बाइक की आवाज़ आई, कोई हॉर्न की आवाज़ आई, तो वो उस चीज़ पे रिएक्ट करती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। मैं अपने टाइम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में रही हूँ, या जिसकी वज़ह से मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत और दर्द हुआ है, वो हुआ है डायपर रैश। हृदयांशी को हमने, जनवरी बॉर्न है तो ऑब्वियस सी बात है ठंड बहुत थी, तो हमने हगीज़ के डायपर जो सबसे बेस्ट, दी बेस्ट क्वालिटी थी, हमने वो यूज़ की। मैंने हगीज़, पैम्पर्स सब यूज़ करे हुए हैं। मैं आपके साथ वो सारे रिव्यूज़ और वीडियोज़ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने टेप स्टाइल यूज़ करा या पैंट स्टाइल यूज़ करा, मैं ये सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। पर उसे डायपर रैश इतने बुरे हुए थे, और मैं बताऊँ, मुझे जिसने जो क्रीम बोली मैंने वो क्रीम लगाई, ये मेरी गलती थी। मैंने क्वाड्रिड्रम लगाई, मैंने कैस्टर सीएनएफ लगाई, और हमने उसे कोशिश करी थी कि हम सोफ्रामाइसिन लगाएँ, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और हम मतलब ऐसे करते थे, पूरे टाइम मैं उसे गोद में लेके बैठी रहती थी, बिना डायपर के, बिना लंगोट के, बिना किसी चीज़ के, कि उसको नीचे के एरिया में हवा लगती रहे। तेल लगाते थे हम, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहीं से मुझे किसी ने बता दिया कि एक B4 नैपी करके क्रीम आती है, आप वो यूज़ करके देखो, वो प्रिवेंशन क्रीम है जिससे डायपर रैश नहीं होते। और मतलब उस टाइम पे तो मैं ऐसी हो गई थी कि बस कोई भी कुछ बता दे, स्किन बहुत लाल हो गई थी उसकी, और ऐसा हो रहा था कि स्किन रेडनेस से एक अलग पॉइंट होता है, मुझे लग रहा था उसकी स्किन की फर्स्ट लेयर उतरने लग गई थी, और अंदर से हमें वाइट वाइट दिखता था, रेडनेस दिखती थी उसके पूरे अंडर लेग्स के एरिया में, हिप के एरिया में। और मतलब मैं बहुत रोती थी, उसे पूरी पूरी रात लेके बैठी रहती थी कि अगर जैसे ये पीठ के बल लेटेगी, इसके पैर नीचे लगेंगे, वैसे ही इसको दिक्कत होने लग जाएगी। अपने हाथों में रखते थे हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों पूरी पूरी रात जागते थे बारी बारी करके, कि बस इसको दिक्कत ना हो। और ठंड का टाइम था, हम कितना ही उसे अनकवर्ड करके रख सकते थे, तो हम शॉल में लपेट के सुलाते थे अपने साथ कि कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब उस टाइम पे मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि B4 नैपी बेस्ट क्रीम है। और मेरे घर से मुझे जब ये बात बताई थी तब रात के 11:30 बजे थे, तो हृदयांशी के पापा 11:30 से 2:30 बजे तक बाहर रहे थे, सिर्फ़ एक वो क्रीम लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी गंदी सिचुएशन हो गई थी कि हृदयांशी लगातार रोती रहती थी, और हम बिल्कुल हेल्पलेस से हो गए थे कि हम सब कुछ यूज़ करके हार चुके थे। पर वो क्रीम लाइफ़ सेविंग क्रीम है, और मैंने जब से उसे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, उस दिन से आज का दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे पास स्पेयर में 2-3 क्रीम ना रही हों, क्योंकि हमारे एरिया में वो क्रीम बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मैं एडवांस में वो रखती हूँ अपने पास। आपके साथ मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो न्यूबॉर्न बेबी की 0 टू 3 मंथ्स तक की एसेंशियली हमें बैकअप रखना चाहिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने ये चीज़ बताई थी कि एक बच्चा एक दिन में 7 बारी पॉटी कर रहा है 0 टू 3 मंथ्स में, या 7 दिन में 1 बारी पॉटी कर रहा है, ये दोनों नॉर्मल है, क्योंकि वो अपने नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा है। सो उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी परेशान हुई थी, बट मुझे सच बताऊँ, मेरे को पॉटीज़ का तो एक्सपीरियंस था, मेरी कज़िन सिस्टर के बेबी हुआ था,
तो उसके साथ ये चीज़ होती थी कि उसे 4-5 दिन बाद एक बारी पॉटी आती थी। तो ये चीज़ मैंने देखी भी थी, इस चीज़ से मैं इतनी नहीं घबराई थी। आपने सुना ही होगा कि कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि मेरा बेबी तो कॉलिक बेबी है, मुझे अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कॉलिक बेबी का मतलब है कि कुछ बच्चों को गैस की ज़्यादा दिक्कत रहती है। बट मैं आपको ये चीज़ फ्रैंकली बताऊँ तो हर बच्चे को अपने 0 टू 3 मंथ के फेज़ में गैस होना बहुत नॉर्मल है। क्योंकि अब उन्होंने नई आदतें सीखनी शुरू की है, मुँह के थ्रू अपना पेट भरना शुरू किया है, ब्रेस्ट फीड लेना शुरू किया है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ब्रेस्ट फीड लेते वक़्त वो सो जाते हैं, उनका मुँह खुला रहता है, तो उस टाइम पे बेबी के अंदर एयर चली जाती है, जिस वजह से उनको गैस की दिक्कत हो जाती है। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे डील कर सकते हैं कि जैसे ही आप फीड करा रहे हैं, आप घड़ी में टाइम देखिए और हर 10 मिनट बाद एक बारी बेबी को अपने कंधे से लगा के उसे डकार दिलवाइए, यानी बेबी को बर्प कराइए। तो इससे बेबी को गैस की दिक्कत की प्रॉब्लम कम रहेगी और इससे दूध भी कम गिरेगा। जैसे बेबी स्पिट अप्स वगैरह कर देते हैं, तो ये चीज़ आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी हृदांशी के साथ। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मॉम हैं, अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम मॉम्स की कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो मैंने शायद शेयर ना करे हों। सो इससे एक दूसरे की हेल्प होगी और हम एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं हर सैटरडे आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।